वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेंस के रिवीजन के थर्ड लेक्चर पे हैं और इसमें भी बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि अभिसारी लेंस क्या होता है। तो ऐसा लेंस जो दूर दूर बिखरी किरणों को एक पास लाने का काम करे वो कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है। जैसे अगर आप देखिए उत्तल लेंस को देखिए तो उत्तल लेंस आपको, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया। और उत्तल लेंस में जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होती हैं या जो भी किरणें बिखरी होती हैं तो उनको पास लाने का काम क्या करता है? ये किरणें इनको सब एक जगह लाके फोकस करा देता है। ये सारी किरणों को एक जगह लाके फोकस कराता है कि नहीं कराता? तो ये सब किरणों को एक जगह लाके फोकस कराता है, यानी जो किरणें दूर दूर बिखरी थी उन सारी किरणों को इसने एक पास लाके एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया है। तो ये एक अभिसारी लेंस है। यानी अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है? जो किरणों को, जो ऐसा लेंस जो किरणों को पास पास ले आए वो कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस। आपको अगर पूछे अभिसारी लेंस कौन सा है तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। लेंस, ठीक है। दूसरा है अपसारी लेंस। क्या होता है अपसारी लेंस? क्या होता है? तो जो किरणों को दूर भगा दे, जो किरणों को क्या करे? दूर भगाए, जो किरणों को दूर भगाए वो कौन सा लेंस होता है? अपसारी लेंस होता है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो आपके पास जो कॉनकेव लेंस होता है ना, ये एक लेंस है। इसके पास अगर पास पास किरणें हैं या जो भी किरणें हैं इसके पास, ये इनको दूर भगाने का काम करता है। अभी आपने डायग्राम्स बहुत सारे पिछले ही लेक्चर में देखे हैं, तो उन सारे डायग्राम्स को आप ध्यान दीजिए तो उसमें किरणें कैसी हो रही हैं? दूर भाग रही हैं। तो किरणें चूंकि पहले पास थी और दूर भाग रही हैं तो ये अपसारी लेंस का काम होता है। और अपसारी लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस को अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और अपसारी को डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस आप समझ गए। कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो किरणों को पास पास लाए, कन्वर्ज कराए। और अपसारी लेंस क्या होता है? जो किरणों को दूर दूर भगाए। चलिए अब साइन कन्वेंशन सीखते हैं। साइन कन्वेंशन सीखने के लिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं, दोनों के लिए देखेंगे, है ना। तो दोनों के लिए देखेंगे। अब सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए देखते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए आप, ये उत्तल लेंस मैंने एक्स वाई अक्ष पे बनाए हैं और आपको पता है कि इधर की अक्ष जो है प्लस एक्स होती है और इधर की होती है माइनस एक्स। इधर होता है प्लस वाई और इधर होता है माइनस वाई। यानी राइट साइड जो भी चीजें रहेंगी वो पॉजिटिव में लिखी जाएंगी और जो लेफ्ट साइड जो चीजें रहेंगी वो नेगेटिव में लिखी जाएंगी, ठीक है। अब आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। कैसे याद रखेंगे? इस तरह से याद रखेंगे कि आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर याद हो तो प्लस में होती है, तो उत्तल की प्लस ही रहेगी। आप ऐसे याद रखिए। क्यों ऐसा होता है ध्यान रखिए। जब फॉर्मूला हमने लास्ट टर्म पे बताया था 1/f=n-1 या μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, है ना। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो इसमें R1 जो है पहले पृष्ठ की त्रिज्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, और R2 जो है वो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो R1 देखिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है तो राइट साइड पड़ेगी, यानी R1 तो प्लस ही होगा, R1 तो प्लस ही होगा। और R2 किधर पड़ेगा? ये दूसरा पृष्ठ है तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर है, या सुनो इधर है, तो यानी ये माइनस में होगी। R2 किस में होगा? R2 होगा नेगेटिव में। तो जब आप यहां रखोगे तो R1 प्लस है लेकिन R2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिला के क्या बनेगा? पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल F कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। उत्तल लेंस के लिए F कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गई? तो अब चूंकि F पॉजिटिव है तो यानी इस लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R भी पॉजिटिव रहेगा, या सुनो R भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया? आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, 1/f = 1/r
n माइनस वन, सॉरी, ब्रैकेट में 1/r1 तो पॉजिटिव है, लेकिन आप r2 को जैसे ही नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ये प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस में होने के साथ साथ पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस में, तो f भी कैसा निकलेगा, प्लस में निकलेगा। और आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड है, f इज इक्वल्स टू r/2, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड होता है। तो f इज इक्वल्स टू r/2 अगर आप यहाँ से लगाओगे, टोटल r की बात करेंगे, तो यहाँ पे r भी इसका कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। क्लियर हो गया, टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये बात तो पक्की हो गई। चलिए अब लेंस के लिए बात करें, तो लेंस के लिए भाई इधर हमारा f1 है, या f1 f2 नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर आप कहोगे दो फोकस हो गए। चलिए, तो वस्तु तो हमारी इधर ही रखोगे, तो जब वस्तु इधर रखोगे तो वस्तु के लिए जो दूरी होती है u, है ना, u कहां से कहां तक, वस्तु से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को u कहते हैं। और u हमारा कैसा रहेगा, u हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वस्तु तो आप इधर ही रखने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वस्तु किधर रखने वाले हो, इधर रखने वाले हो। लेकिन उत्तल लेंस के लिए जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो किधर बनता है, राइट साइड में। लेंस के लिए जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो किधर बनता है, राइट साइड में। अभी प्रतिबिंब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे हैं, तो लास्ट लेक्चर में अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है उत्तल लेंस के लिए राइट साइड में बनते हैं, तो v हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर राइट साइड वाली सारी चीजें कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि एक केस में बनता था, आभासी प्रतिबिंब बनता है जब एक केस होता है जब वस्तु कहाँ रखते हो, F और O के बीच में, तो उस कंडीशन में हमारा लेफ्ट साइड भी प्रतिबिंब बन जाता है, तो वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। क्लियर, वो कैसा होगा, नेगेटिव में फिर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये उत्तल लेंस की कहानी हो गई। उत्तल लेंस की कहानी में आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगा, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो v पॉजिटिव, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो v नेगेटिव, है ना। अगर ये बातें ध्यान रहती हैं तो न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत हेल्प मिलने वाली होती है, इस वजह से इन चीजों को ध्यान रखना है। चलिए अवतल लेंस की बात करते हैं। तो ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, यहाँ पे प्लस एक्स हो गया और यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, यानी इधर की सारी चीजें पॉजिटिव और इधर की सारी चीजें नेगेटिव। ठीक है, ये तो बात वही है। अब देखिए, इसके लिए पहला सरफेस ये वाला है, पहला सरफेस ये वाला है, पहला सरफेस ही नेगेटिव है, यानी इसके लिए R1 क्या रहेगा, R1 नेगेटिव रहेगा, और R2 ये है तो R2 ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, R2 पॉजिटिव रहेगा। अब आप इस फॉर्मूले देखिए, तो R1 नेगेटिव है, R2 पॉजिटिव है, तो दोनों माइनस के हो गए, और जब दोनों माइनस के हो गए तो F हमारा कैसा निकलेगा, माइनस का ही निकलेगा, नेगेटिव का ही निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो F अगर नेगेटिव का निकलेगा तो R भी टोटल वाला R जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव का ही निकलेगा। अब वस्तु हमेशा तो इधर ही रखनी है, तो वस्तु की दूरी तो हमेशा कैसे रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, यानी U कैसा रहेगा, नेगेटिव, है ना, कैसा रहेगा, नेगेटिव। और इसके साथ साथ अवतल लेंस के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, आभासी ही बनता है, तो सदैव किधर बनता है, लेफ्ट साइड में ही बनता है, तो V भी हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये बातें सारी अगर आपको ध्यान है तो आप न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये सारी बातें आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि माइनस प्लस का ही सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। चलिए डिस्कस करते हैं लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा और सभी को याद भी होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ पे f क्या है, f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी। ये दूरियां कहां से ली जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर यानी O से। ठीक है, तो ये लेंस का फॉर्मूला हो गया। चलिए आवर्धन भी सीख लेते हैं यहाँ पे। तो आवर्धन के लिए डेफिनेशन तो मैंने लास्ट टर्म पे ही बताई थी, लास्ट टर्म का मतलब लास्ट लेक्चर में। तो आवर्धन का फॉर्मूला बेसिक डेफिनेशन वही है, I/O, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब मैंने यहाँ वहां पे दर्पण के लिए जो फॉर्मूला बताया था -v/u बताया था, जबकि लेंस में यह फॉर्मूला सिंपल v/u चलता है।
v बटे u चलता है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। v बटे u रहेगा, माइनस हट जाएगा, यानी लेंस के लिए माइनस नहीं रहता और दर्पण के लिए माइनस रहता है। ठीक है, तो ये अंतर वहां से यहां में आने को मिलेगा। बाकी और लेंस फॉर्मूले में भी वहां प्लस रहता है और लेंस फॉर्मूला यहाँ माइनस हो जाता है, जबकि दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस होता है। इतना अंतर आपको वहां से यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, हमेशा जब भी स्टडी किया करिए तो जब भी कोई एक जैसी चीजें दिख रही हो तो उनमें तुलना करके देखा करिए। जैसे लेंस का फॉर्मूला एक तरफ रखा, दर्पण का फॉर्मूला एक तरफ रखा, तो उसमें कंपैरेटिवली देखा क्या कि जो दर्पण का फॉर्मूला है उसमें बीच में प्लस होता है, जबकि लेंस के फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है। दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन माइनस वी बटे यू है, जबकि लेंस के लिए रेखीय आवर्धन प्लस में वी बटे यू है। तो जब आप सामने सामने चीजों को देखेंगे तब आप तुलना कर पाएंगे और अलग अलग नहीं रहेगा, तो आपको ध्यान भी रहेगा कि किसमें प्लस है किसमें माइनस है। अलग अलग करके चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें टफ लगेंगी और सोचेंगे कि बहुत सारे चीज है याद करने। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु है। हमारे सामने 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस हमने पता है, हमें पता है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अब जैसे उत्तल लेंस पता चल गया तो जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए, आप खुद सोच के बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो प्लस में लिखी जाएगी, यस और नो, 10 सेंटीमीटर के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर, तो ये वस्तु की दूरी है, यानी u कितना है, u 25 है, लेकिन u हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो u हमेशा माइनस में लिखा जाता है, तो अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एंड सब कुछ। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले f हमें पता है, u पता है, तो v हम निकाल सकते हैं, यानी f/1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f कितना है, 10 का, पॉजिटिव रखना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन v निकालना है, माइनस 1 अपॉन u कितना है, माइनस का 25। ये माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस का 1 अपॉन 25। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 2। तो यहां से 1 अपॉन v इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 50, यानी v कितना आया, 50 डिवाइड बाई 3। देखिए पॉजिटिव का आया है, तो पॉजिटिव का v आया है, इसका मतलब क्या है, राइट साइड इमेज बन रही है। कैसी है, राइट साइड है, तो राइट साइड है इसका मतलब वास्तविक बन रही होगी, है ना। आपको एनालाइज करते जाना, v पॉजिटिव आया है मतलब राइट साइड प्रतिबिंब बन रहा है, और राइट साइड प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, है ना। चलिए, तो अब यहां से m निकालते हैं। m क्या होता है, लेंस के लिए v बटे u। v कितना है, v है 50 बटे 3 और u कितना है, माइनस का 25। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2/3, यानी माइनस का 2/3। अब देखिए, m के लिए जो विशेषताएं वहां पे बताए थे बिल्कुल वही विशेषताएं यहाँ पे फॉलो होंगी, यानी m का मान कितना है, माइनस का 2/3 है। तो माइनस ये बताता है कि उल्टा प्रतिबिंब है, माइनस क्या बता रहा है, उल्टा प्रतिबिंब है। 2/3 का मान होता है 2/3, अगर आप इसको भाग करके देखोगे तो 0.666 समथिंग, है ना। तो ये आ जाएगा, m का मान देखते हैं तो माइनस का 0.66 डॉट डॉट डॉट। अब इस माइनस को इसमें मत जोड़िएगा, इस माइनस को इसमें मत जोड़िएगा, माइनस का मतलब ही यही है कि उल्टा प्रतिबिंब है। कैसा है, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये हमने आपको बता रखा है। वहां से भी वास्तविक देख लिया, यहां से भी वास्तविक देख लिया। अब इस वैल्यू को सिर्फ देखिए, साइन को मत देखिए। तो ये वैल्यू 1 से कम है, और जब वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम होने की वजह से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। जब भी m का मान 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक, और कहाँ पे बनेगा, तो कहाँ पे, आप ये देखिए यही लिखा हुआ है 50/3, यानी प्रकाशिक केंद्र से या लेंस से 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये चारों बातें क्लियर हो गई। कहाँ पे बनेगा, उल्टा होगा या सीधा, वास्तविक होगा आभासी, या छोटा होगा या बड़ा, है ना। ये चारों बातें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके लिए हम डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम के लिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हमने बना लिया, उत्तल लेंस हमने बना लिया। और उत्तल लेंस बनाने के बाद वस्तु कहाँ है, वस्तु यहाँ पे देखिए, इसका वस्तु कहाँ पे है, वस्तु है U25 पे, तो हमने 25 पे वस्तु रख दी।
तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, 50/3 पे, तो 50/3 यहां बना दिया जाए, 50/3, 3 पे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो एक किरण ये बना लेते हैं जो कि फोकस से होकर ऐसे जाएगी, और दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना लेते हैं, ऐसे जाएगी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, तो ये इसका किरण आरेख हो गया। अब देखिए हमें और एक चीज निकालनी थी, प्रतिबिंब की प्रकृति साइज भी बताना था। तो साइज कैसे बताते हैं, देखिए m हमारे पास कितना है, -2/3। m का फॉर्मूला एक और होता है I/O, तो -2/3। I हमें निकालना है, O कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा -2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो I इज कितना आया, -10/3, यानी माइनस का 3.333। अब ये माइनस क्या बताता है, मतलब एक्स अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, एक्स अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और एक्स अक्ष के नीचे नेगेटिव। तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब है कितना, माइनस हो गया, और कितने साइज का बन रहा है, तो 3.33 का बन रहा है। और यहाँ प्रतिबिंब था, वस्तु कितने की थी, 5 की थी, तो देखिए छोटा भी है ना, जो कि हम कह रहे थे पहले से छोटा बनेगा, तो ये 5 है, और प्रतिबिंब का साइज कितना है, 3.33। तो सारी डिस्क्रिप्शन इस डायग्राम में और इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल गई है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम लोग को प्रिज्म से अपवर्तन सीखना है। हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो म्यू है हमारा, उसका एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, C/V। तो C तो कांस्टेंट ही रहता है ना, C तो कांस्टेंट ही रहता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप ले रहे हैं उस माध्यम में चाल अगर V है तो म्यू जो है वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नोट पॉइंट भी है, ध्यान रखिएगा। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, दूसरे माध्यम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूछा भी जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके किस पैरामीटर या किस गुण में परिवर्तन नहीं होता, तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमने सभी ने पढ़ा है कि प्रकाश एक तरंग है, तो और तरंग के लिए v इज टू क्या लिखते हैं, f इंटू लैम्डा, f इंटू लैम्डा। अब ये नई नई चीजें क्या है, तो v जो है अगर कोई भी तरंग होती है तो उस तरंग को इस तरह से लिखते हैं, और इस तरंग के लिए हमेशा ध्यान रखिए एक आवृत्ति होती है और इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य होती है। आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, यानी कक्षा 9 का साउंड का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, और साउंड के चैप्टर में एफ जो है वो क्या लिखते हैं, एफ आवृत्ति है, एफ क्या होती है, आवृत्ति, और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगर इनकी हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाना चाहें तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो इस वीडियो में बस इतना समझ लीजिए कि अगर आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कोई भी तरंग को अपनी ही पोजीशन में, मान लीजिए यहां से तरंग स्टार्ट की और इस तरंग को इसी पोजीशन में आने के लिए, तो यहां तक आने के लिए देखिए ये पोजीशन है, यही पोजीशन यहां भी है, तो इस तरंग को यहां पे आने के लिए जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और इस आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जाता है, या यूं कह लीजिए एक सेकंड में वो जितने चक्कर लगेंगे वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। अब तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो चाहे इसके टॉप टू टॉप की डिस्टेंस देख लो, यहां तक की डिस्टेंस देख लो, या बॉटम से बॉटम तक की डिस्टेंस देख लो, यानी बॉटम से बॉटम तक की डिस्टेंस देख लो, लीनियर डिस्टेंस देख लो, यानी रैखिक दूरी देख लो, तो वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसके बारे में वीडियो बना देंगे एक, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा तरंग के बारे में। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि जब भी कोई वस्तु, कोई भी तरंग चलती है तो उसके पास आवृत्ति भी होती है और उसके पास तरंगदैर्घ्य भी होती है, और ये संबंध वो धारण करती है, यानी v बराबर एफ इंटू लैम्डा। v क्या है, चाल है, चाल है, तो चाल बराबर
एफ इंटू लैम्डा। अब यहां से देखिए एफ तो बदलेगा नहीं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो उसकी चाल में परिवर्तन किस वजह से होता है, उसके लैम्डा में परिवर्तन होने की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति तो बदलने से रही, आवृत्ति तो बदलती नहीं है, तो इसका मतलब है v जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा, यानी v जो है क्यों बदलता है, क्योंकि लैम्डा बदल जाता होगा, है ना। इसका मतलब है यहां से v अगर f कांस्टेंट ही है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो यहाँ पे अगर आप रख दोगे तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v था, और v किसके, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपवर्तन कराएंगे तो वहां पे लैम्डा के मान में परिवर्तन होगा, है ना, यानी लैम्डा के हिसाब से परिवर्तन वहां रिफ्रैक्शन होगा, और हर बार रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा लैम्डा होगा उसके लिए, अब जैसे मान लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा अगर बढ़ाएंगे, यानी कोई उच्च तरंग दैर्घ्य वाली किरण होगी तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा, और अगर लो उसके लिए अपवर्तन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर लैम्डा कम है यानी कोई ऐसी किरण है, ऐसा प्रकाश है जिसके लिए आपका लैम्डा का मान कम हो, तरंग दैर्घ्य कम हो, तो उसके लिए आपका अपवर्तन ज्यादा होगा, है ना। यही बात यहाँ पे प्रिज्म में सिद्ध भी करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा त्रिभुज के आकार का होता है, लेकिन होता त्रिभुज नहीं है, ये हम सामने से देखने पे पाते हैं प्रिज्म ऐसा है, लेकिन इसके पास पीछे की तरफ भी भुजाएं होती हैं, है ना। प्रिज्म सभी ने देखा होगा। अभी देखिए ये एक प्रिज्म है, जब इसको सामने से हम देखेंगे तो केवल ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, सामने वाला दिखाई देगा, लेकिन इसके पास ये वाला भी हिस्सा होता है, और इसके इधर भी हिस्सा होता है, पीछे भी हिस्सा होता है, नीचे भी हिस्सा होता है। ठीक है, तो प्रिज्म आप ऐसे देख सकते हो, सामने से देखने पे लग रहा होगा कि एक प्रिज्म है, अब आप इसको महसूस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस प्रिज्म पे दो नॉर्मल हम बना लेते हैं, नॉर्मल ये हो गया। अब यहाँ पे कोई किरण आएगी, कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी, मान लीजिए इस बिंदु पे पड़ी, तो ये प्रकाश की किरण मान लीजिए आई कोण पे आई, लेट्स से दिस इज I1। अब ये इसका ओरिजिनल रास्ता कौन सा होना चाहिए था, ओरिजिनल रास्ता ये होना चाहिए था, है ना, ओरिजिनल रास्ता तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये प्रिज्म कांच का बना है। अब हवा से कांच में जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, तो मतलब किरण कुछ इस तरह से मुड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे अभिलंब बना लेते हैं। अब किरण कहाँ है, कांच पे है, तो कांच पे है तो कांच से हवा में जा रही है, तो हवा में जा रही है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल रास्ता इसका ये वाला होना चाहिए था, लेकिन इस रास्ते पे तो जाने से रही, अभिलंब से दूर हटेगी तो ये इस रास्ते पे जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो जो किरण आ रही थी वो ये वाली थी, और जो जा रही है वो ये वाली है, इसके बीच में कुछ मुड़ाव हो गया है, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। मुड़ाव को बोलते हैं डेविएशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेविएशन, और हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण। क्या बोलते हैं, विक्षेपण। तो इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण। डेल्टा को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। और ये विक्षेपण जो है कहां से आया, शुरुआत की किरण देखिए ये वाली है, और अंतिम किरण जो बाहर निकली है वो अपवर्तन की वजह से इतना मुड़ गई है, तो ये जो किरण का बेंड हुआ है, जो किरण मुड़ गई है, उसे हम क्या बोलेंगे, विक्षेपण। उस कोण को क्या बोलेंगे, विक्षेपण। अब ये विक्षेपण जो है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। हमने आपको बताया कि अपवर्तन जो है वो लैम्डा पे निर्भर करता है, यानी वेवलेंथ पे निर्भर करता है। और ये अपवर्तन होता क्यों है, अपवर्तन ही तो मुड़ाव होता है। यहाँ भी देखिए मुड़ाव हुआ है, कितना मुड़ाव हुआ, ये वाला मुड़ाव हुआ, यहाँ भी कितना मुड़ाव हुआ है, ये देखिए ये मुड़ाव हुआ है, ये सुनो। तो ये सब मुड़ाव किसकी वजह से होता है, ये अपवर्तन की वजह से होता है, यानी जो विक्षेपण हो रहा है वो अपवर्तन की वजह से होता है। अब हमने आपको बताया अपवर्तन ज्यादा किसके लिए होगा, जिसके लिए तरंगदैर्घ्य कम होगी, यानी यहाँ से जो डिस्पर्शन या निकल के आया, विक्षेपण निकल के आया, वो तरंगदैर्घ्य के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया, है ना। कैसा निकल के आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया, यानी जिसके लिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसके लिए विक्षेपण कम होगा, और जिसके लिए तरंगदैर्घ्य कम होगी उसके लिए विक्षेपण ज्यादा होगा। यस और नो? ठीक, ज्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो प्रकाश होता है जिसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा, अब ये सिंबॉलिक भाषा है ना, ऊपर की तरफ एरो मतलब ज्यादा, तो उसके लिए विक्षेपण क्या हो जाएगा? विक्षेपण कम, नीचे की तरफ मतलब कम। और जिसके लिए लैम्डा कम होगा यानी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसके लिए विक्षेपण अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब जो हमारा प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। इसमें कितने कलर होते हैं? 7 रंग। कितने कलर होते हैं? 7 रंग। अब इन 7 रंग में कौन कौन से कलर होते हैं? एक होता है वॉयलेट, एक होता है इंडिगो, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो, और एक होता है ऑरेंज, और चौथा लास्ट होता है रेड, है ना। चौथा होता है लास्ट होता है रेड। तो हमारे पास कितने कलर हो गए? 7। तो यानी प्रकाश में 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर। ठीक। अब इन 7 कलर में विक्षेपण जो है, जो तरंगदैर्घ्य है, वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लैम्डा की। लैम्डा सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और रेड के लिए लैम्डा जो है वो सबसे ज्यादा होता है। लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। और सबसे कम किसका होता है? विबग्योर यानी वी का। ठीक है। अब अभी हमने बताया कि जो वी है यानी लैम्डा जिसका सबसे कम होगा उसके लिए डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, एक और प्रिज्म में बनाता हूं, उसमें दिखाता हूं आपको। अब यहां से देखिए, यहां से तो किरण, जिसके लिए डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, किसके लिए ज्यादा होगा? वी के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए लैम्डा सबसे कम है। तो डेविएशन सबसे ज्यादा मतलब वो सबसे नीचे की तरफ जाएगी, सबसे ज्यादा मुड़ेगी, तो यानी वी यहां आ जाएगा। और सबसे कम डेविएशन किसके लिए होगा? आर के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए लैम्डा सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा है, इसके लिए डेविएशन सबसे कम होगा, यानी रेड यहाँ पे मिलेगा। और इसके बीच में 7 कलर मिलेंगे, 7 कलर मिलेंगे। यानी यहाँ पे पैटर्न कैसा मिलेगा? पैटर्न मिलेगा उल्टा। विबग्योर का पैटर्न कैसा मिलेगा? उल्टा, VIBGYOR। ठीक है, ऐसे पैटर्न मिलेगा नीचे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्म से अपवर्तन कराने पे आधार से सबसे दूरी पे कौन है? तो यानी रेड है। आधार के सबसे नजदीक कौन है? तो बैंगनी है। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है? तो रेड की है। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो वॉयलेट की है। किसका विक्षेपण ज्यादा है? वॉयलेट का। किसका विक्षेपण सबसे कम है? रेड का। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है। ये कक्षा 10 के सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं है। क्लास 12th में ये बहुत डीप में पढ़ा जाता है और उसमें कुछ फॉर्मूलेज भी आते हैं। ठीक है ना। तो उसमें कुछ फॉर्मूला आते हैं और वहां पे ये बातें थोड़ा ब्रॉड मैनर में सीखी जाती हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही। कॉम्पिटिशन में भी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।